कभी पति ने किया था प्लेन हाईजैक और अब पत्नी खुद बन गई है पीएम। कौन है सुशीला कार्की जिन्हें नेपाल के जेनजी ने चुना अपना प्रधानमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। नेपाल की नई प्रधानमंत्री बनी सुशीला कार्की के बारे में आज हम आपको कुछ ऐसी रोचक चीजें बताएंगे जिसे जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साल 1960 नेपाल में राजा महेंद्र ने बीपी कोइराला की सरकार को हटाकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। साल 1961 में उन्होंने पंचायत नाम की एक नई व्यवस्था का आगाज किया। नारा दिया गया, एक राजा एक भेष एक भाषा। दरअसल ये एक पूर्ण राजतंत्र था। राजनीतिक पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई और सारे अधिकार राजा के पास चले गए। नेपाल को इससे उबरने में 30 साल का वक्त लगा। 1990 में नेपाली कांग्रेस और वामपंथी दलों ने मिलकर इस व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इसके बाद नेपाल में बहुदलीय लोकतंत्र लौटा। नेपाल के इतिहास में 1960 से 1990 तक के समय को पंचायत शासन कह सकते हैं। इस दौरान कई नेपाली हस्तियों को जेल में रहना पड़ा। 90 के दशक में विराट नगर जेल में बंद ऐसी ही एक महिला अपनी आने वाली एक किताब की पृष्ठभूमि रच रही थी। पुस्तक का नाम था कारा यानी कि जेल। लोकतंत्र के विरुद्ध स्थापित एक व्यवस्था के दौरान अपने जीवन के महत्वपूर्ण पलों को जेल में बिताने वाली ये महिला आगे चलकर नेपाल में खूब चर्चित हुई। और जब साल 2025 के सितंबर महीने में नेपाल में जेनजी की अगुवाई में लोकतंत्र को फिर से परिभाषित करने की जरूरत पड़ी तो उनका नाम फिर से इतिहास में दर्ज हुआ। 1997 से 2012 के बीच पैदा हुए लोग जिनको जेनजी कहते हैं, 2025 में उनकी अधिकतम उम्र 30 साल हो सकती है। इसी साल में उस महिला की उम्र 73 साल है जिनकी चर्चा ऊपर की गई और जिनको जेनजी ने अपने प्रतिनिधि के तौर पर नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में चुने जाने पर सहमति जता दी है। नाम है सुशीला कार्की। बता दें कि नेपाल में सोशल मीडिया बैन और उसके बाद भयंकर हिंसा के बाद सरकार बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सरकार ने आंदोलनकारियों को रोकने की कोशिश में गोली बंदूक का इस्तेमाल किया। कई युवा मारे गए। जवाब में प्रदर्शनकारियों ने भयंकर हिंसा का रुख अख्तियार किया। इतना भयंकर कि यह आंदोलन सवालों के घेरे में आ गया। आलोचकों ने आशंका जताई कि लोकतंत्र को कायम रखने की प्रक्रिया इस हद की हिंसा से होकर नहीं गुजर सकती। लेकिन नेपाली जेनजी ने लोकतंत्र को कायम रखने और नए सिरे से चुनाव कराने की जिम्मेदारी उस महिला को सौंपी है जिनके जिम्मे कभी पूरे नेपाल की न्याय व्यवस्था थी। नेपाल एक बार फिर से उनसे न्याय की उम्मीद कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से न्यायपालिका से जुड़ा उनका पिछला कार्यकाल सुखद नहीं रहा। साल 2016 में सुशीला कार्की नेपाली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। ये घटना ऐतिहासिक थी क्योंकि नेपाल में ऐसा करने वाली वो पहली महिला बनी और अब तक ऐसा करने वाली वो इकलौती महिला है। अपने करियर की शुरुआत में उन्होंने टीचर की नौकरी से की थी। 1978 में नेपाल के त्रिभुवन विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद 1979 में उन्होंने विराट नगर में अपनी वकालत शुरू की। इसके बाद वो वरिष्ठ अधिवक्ता बनी। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जस्टिस नियुक्त किया गया। इसके बाद वो स्थायी जस्टिस बने। सुशीला कार्की ने सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए कई कड़े फैसले दिए। उनकी छवि एक सुधारवादी इंसान की बनी। 2012 में उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपी में एक मंत्री को जेल भेज दिया। इस तरह जयप्रकाश गुप्ता नेपाल में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाने वाले पहले मंत्री बन गए। 2016 के अप्रैल महीने में उनको सुप्रीम कोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया और फिर उसी साल वो नेपाली सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी। लेकिन अगले साल यानी 2017 में उनका समय मुश्किल साबित हुआ। उस समय सरकार का नेतृत्व कर रही नेपाली कांग्रेस ने अपनी संसदीय शक्ति का इस्तेमाल करके उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया, जिसके कारण उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया। महाभियोग प्रस्ताव में उन पर पक्षपात करने और कार्यपालिका की शक्तियों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया गया, विशेष रूप से पुलिस प्रमुख की नियुक्ति से संबंधी विवाद में। हालांकि जनता के दबाव के कारण कार्की के खिलाफ महाभियोग को वापस ले लिया गया, लेकिन वो राजनीतिक भ्रष्टाचार से निराश थी। सेवानिवृत्त के बाद भी वो इस मुद्दे पर काम कर रही थी। लेकिन खुद सुशीला कार्की भी राजनीतिक भ्रष्टाचार के आरोपी से अछूती नहीं रही। आरोप लगे कि उन्होंने चीफ जस्टिस रहते हुए राजनीतिक दलों से जुड़े जजों की नियुक्ति पर जोर दिया। उन पर सवाल उठे। कार्की ने अपना बचाव किया और कहा कि एक बार जो वो न्यायाधीश बन जाएंगे तो राजनीति से दूरी बना लेंगे। हालांकि बाद में उन्होंने कुछ ऐसे मंत्रियों का पर्दाफाश किया जिन्होंने कथित तौर पर उन पर अपने रिश्तेदारों को न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्त करने के लिए दबाव डाला था।
एक ऐतिहासिक फैसला देते हुए एक बार सुशीला कार्की की अध्यक्षता वाली पीठ ने संवैधानिक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था के प्रमुख के रूप में लोकमान सिंह कार्की की नियुक्ति को रद्द कर दिया था। ये नियुक्ति राष्ट्रपति रामबरन यादव, अंतरिम प्रधानमंत्री सह मुख्य न्यायाधीश खिलराज रेग्मी और सत्ताधारी 4 प्रमुख दलों द्वारा की गई थी। एक बार फिर से वापस चलिए नेपाल के पंचायत शासन में। साल 1973 नेपाल में लोकतंत्र की वापसी के प्रयास किए जा रहे थे। जीपी कोइराला इसके लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहे थे। उनको हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी। इसी साल जून महीने में नेपाल एयरलाइंस का एक विमान हाईजैक हो गया। ये विमान विराटनगर से काठमांडू सेंट्रल बैंक के लिए 40 लाख रुपए लेकर जा रहा था। उस प्लेन को बिहार के फारबिसगंज में लैंड करने को मजबूर किया गया। ये 40 लाख रुपए जीपी कोइराला को सौंप दिया गया। लोकतंत्र की वापसी हुई तो कोइराला नेपाल के प्रधानमंत्री बने। 4 बार इस हाईजैक के पीछे नेपाली कांग्रेस से जुड़े 4 लोगों का नाम सामने आया। इन्हीं में से एक थे दुर्गा सुवेदी। 1990 में पंचायत व्यवस्था के खत्म होने और लोकतंत्र की वापसी के बाद सुशीला कार्की ने इसी दुर्गा सुवेदी को अपने विवाह के लिए चुना। सुवेदी कभी उनके शिक्षक हुआ करते थे। सुशीला एक बार उनके बारे में कहा कि सुवेदी उनके हर संकट और हर परिस्थिति के सबसे भरोसेमंद दोस्त और मार्गदर्शक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुवेदी से उनकी मुलाकात बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी यानी कि BHU में हुई थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।